जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है 12th क्लास के एक महत्वपूर्ण विषय का। सब्जेक्ट का नाम है इतिहास। जी हाँ, हिस्ट्री। हम सभी जानते हैं कि 12th में हिस्ट्री की 3 बुक है, जिसमें से तीसरी बुक के दूसरे चैप्टर को आज हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में क्या है? तीसरी बुक के दूसरे चैप्टर का नाम है विद्रोही और राज। जी हाँ, जिसमें 1857 के विद्रोह के बारे में हमें जानना है और इस विद्रोह की शुरुआत क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, इसके क्या क्या कारण थे। अक्सर देखा गया है कि बार बार एग्जाम में इस चैप्टर में से एक 8 नंबर का क्वेश्चन बार बार देखने को मिला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे जानना है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, उस क्रांति का अर्थ क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बताने की कोशिश की गई है कि जो क्रांति होती है ना, क्रांति का अर्थ होता है रेवोल्यूशन। क्रांति में सिर्फ खून खराबा ही नहीं होता, हाथापाई ही नहीं होती, मार पिटाई ही नहीं होती। रेवोल्यूशन का अर्थ होता है किसी चीज में पॉजिटिव वे में परिवर्तन होना। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जैसे आपने सुना होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ है, ब्लैक रेवोल्यूशन हुआ है, 1857 रेवोल्यूशन हुआ है। तो रेवोल्यूशन में जब भी हम क्रांति की बात करते हैं, जो इंग्लिश में रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, उसका अर्थ होता है कि जो परंपरा चली आ रही है उसमें पॉजिटिव वे में चेंज करने की कोशिश। ये जो रेवोल्यूशन है, ये तकनीकी भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है और धार्मिक भी हो सकता है। पर इस चैप्टर में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो रेवोल्यूशन हुआ था। ये रेवोल्यूशन भारतीय लोगों के मन में जो अंग्रेजों के जो खिलाफ जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को तोड़ने की कोशिश की गई थी। भाई, अभी तक भारतीय लोगों का मानना था कि अंग्रेजों को नहीं हराया जा सकता, परंतु धीरे धीरे भारत के लोगों की ये सोच हुई कि अब जब तक हम अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक ये अंग्रेज हमारा शोषण करते जाएंगे। तो आज हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या है। जब भी हम कारणों की बात करते हैं तो एक से अधिक कारण होते हैं। हम कह सकते हैं कि 1857 के आर्थिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है, सांस्कृतिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है, धार्मिक कारण भी है, जो कि काफी सिंपल है। तो हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट को चर्चा करने की कोशिश करते हैं। हम सभी जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, वो विद्रोह में आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक कारण थे। तो हमें पता है और आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है कि यह विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ, जो कि सैनिक कारण था। अब आप बोलोगे सैनिक कारण कैसे? अभी आपने कहा कि आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है, सामाजिक कारण है। मेरे प्यारे बच्चों, सैनिक कारण जो था वो था तत्कालीन कारक। अर्थात इसका मीनिंग क्या है भाई, इन शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूं। तत्कालीन कारण एक ऐसे कारणों को कहा जाता है जब जिस कारण के बाद ऑन द स्पॉट विद्रोह शुरू हो जाए। भाई, भारतीय लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ तो पहले से ही उनके खिलाफ कुछ विद्रोह की भावनाएं थी। ये था कि भाई कब एक ऐसा समय आए कि हम सब एकजुट हो जाए और अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करें। भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजों को पसंद नहीं करना चाहते थे, परंतु उनको कभी कोई मंच नहीं मिला अपनी भावनाएं प्रकट करने का, अपना विद्रोह प्रकट करने का। 1857 का यही एक विद्रोह ऐसा था कि जब भारत के बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, परंतु उस लेवल पे नहीं लिया कि जिस लेवल पे हमें आजादी मिल सके। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सैनिक विद्रोह की। सैनिक विद्रोह की बात करें तो आपने देखा होगा कि भाई 10 मई 1857 का विद्रोह की क्रांति का बिगुल बज चुका था। अर्थात सैनिकों ने घोषणा कर दी थी कि भाई हम अंग्रेजों के खिलाफ अब आवाज उठाएंगे और अंग्रेजी हुकूमत को यहां से हटा देंगे। तो क्या सिर्फ ये विद्रोह 10 मई को ही शुरू हुआ होगा? क्या इसके पीछे कोई कारण नहीं हुआ होगा? कारण तो बहुत सारे रहे हैं। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पे कुछ कारणों को जानना है। इन कारणों के पीछे रीजन क्या है भाई, उस टाइम पे। अभी हम एक एक करके एक एक पॉइंट को जानने की कोशिश करते हैं कि ये सैनिक विद्रोह क्यों कहा गया। भाई, हमें पता है 23 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग को अस्वीकार कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे हमें जानना है कि 1857 का जो विद्रोह था ना, वो बेसिकली वो एक प्रकार की बुलेट इनफील्ड, बुलेट आपने सुना होगा, बुलेट होती है पिस्तौल, नई प्रकार की पिस्तौल को लॉन्च किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जो कि आप देख सकते हो इस प्रकार की पिस्तौल थी, इस प्रकार की बंदूक थी। इसमें क्या था कि भारतीय सैनिकों को उन
बंदूकों को चलाने के लिए उसमें जो कारतूस डाले जाते थे उसको पहले मुंह से छीलना पड़ता था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये कौन सी पिस्तौल है। 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस, हाँ जी, आपको ये नाम याद रखना होगा कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, यही पिस्तौल थी, यही थी जो 1857 में जो अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों को दी थी, जिनका नाम था, अभी हम यहाँ पे जानेंगे। उस बंदूक को, जो बंदूक का नाम था ब्राउन बेस, के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग का निश्चय किया। इट मींस यहां बताया हुआ है कि 1856 में अंग्रेजों ने भारत के सैनिकों को एक नए प्रकार की, नए किस्म की बंदूक दी कि अब आप इस बंदूक का, इस राइफल का इस्तेमाल करोगे, पुरानी वाली नहीं। पुरानी वाली बंदूक का नाम था ब्राउन बेस, अब नई वाली बंदूक का नाम है इनफील्ड राइफल। यही इनफील्ड राइफल है और ये उसकी कारतूस है जिसको छीलने से पहले, जिसको चलाने से पहले उसको मुंह से छीला जाता है। तो भाई अंग्रेजों ने कहा कि भाई ये वाली राइफल है और अब आपको इसी राइफल को चलाना होगा। ठीक है भाई, भारतीय सेना में कुछ अब ऐसे वाद विवाद होने शुरू हो गए कि भाई क्या ये राइफल सही है या फिर नहीं है। इस मतलब सामाजिक बुराइयां, जब भी कोई बुराइयां होती है समाज में तो वो आग की तरह फैलनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से सेना में यह अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। आप देख सकते हो ये कारतूस है जी, ये वाले कारतूस, इनको इस बंदूक में डालने से पहले इनको मुंह से छीला जाता था, उसके बाद इस राइफल में डाला जाता था और फिर इसको चलाने की कोशिश की जाती थी। इस घटना ने चिंगारी का कार्य किया और मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत कर दी। अब आप बोलोगे सर कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चिंगारी का कार्य करा, विद्रोह की शुरुआत कर दी। भाई उन सैनिकों को कैसे पता कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है? क्वेश्चन तो ये भी है, कोई आके बताएगा थोड़ी ना कि भाई इन कारतूसों में ये सब चीजें हैं। अक्सर ये शुरुआत हुई थी, भाई हम कह सकते हैं, अब ये पता नहीं कि ये सच घटना है या क्या है। बेसिकली क्या था कि सैनिक एक जगह पे बैठे हुए थे और शाम का टाइम था और वहां पे एक पिछड़ी हुई जाति का एक व्यक्ति आता है और वहां जहां सैनिक बैठे हुए थे उन सैनिकों के आसपास एक सैनिकों का कुआं था जिसमें से सैनिक पानी पीते थे। तो क्या हुआ, एक पिछड़ी हुई जाति का एक व्यक्ति या एक व्यक्ति आता है और उस कुएं से पानी पी लेता है। जब वो पानी पीता है तो सैनिक उसका विद्रोह करते हैं कि भाई तूने इस कुएं का पानी क्यों पिया, क्योंकि तेरी जाति छोटी है, तू एक छोटी जाति का व्यक्ति है, तूने हमारे कुएं से पानी पी के हमारा कुएं का पानी भी खराब कर दिया है और अब तुझे इसकी सजा मिलेगी क्योंकि तूने हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की है। अब भाई उस व्यक्ति ने ये कहा कि भाई चलो मैंने तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की है, पर जो अंग्रेज तुम्हारे साथ कर रहे हैं उससे तो ऑलरेडी तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो चुका है। अब भाई कुछ सैनिकों को लगा कि पता नहीं ये पागल है, ये ऐसे ही बोल रहा होगा, लेकिन उसने ये बात पता नहीं सच बोली या झूठ बोली या अपने बचाव करने के लिए बोली। उसने ये बोला कि जो तुम बंदूक का इस्तेमाल करने जा रहे हो या फिर जो तुम बंदूक का इस्तेमाल कर रहे हो उसमें गाय और सूअर की चर्बी को मिलाया गया है उसके कारतूसों में। इसी के साथ साथ अंग्रेजों ने क्या करा कि जो आप आटा खा रहे हो, जो आप चावल और दाल खा रहे हो, उसमें सूअर और गाय की हड्डी को पीस के आटे में मिला दी गई है ताकि आप हिंदू और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट हो जाए और वो धीरे धीरे भारत में एक क्रिश्चियनिटी वाला शासन को लेके आ जाए। अब ये बात उन सिपाहियों को पता चली, इनमें से कुछ सिपाहियों ने इग्नोर करा परंतु कुछ सिपाहियों को लगा कि भाई हो सकता है ये सच्चे बोल रहा हो, क्योंकि अंग्रेजों की अभी तक की जो नीति थी, जैसे उन्होंने भारतीय मदरसों को बंद कर दिया था, भारत में जहाँ पे धर्म की शिक्षा दी जाती थी उसको बंद कर दिया था और धीरे धीरे वो भारत की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। अभी इस पूरे पे अभी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे तो कि किस किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत के साथ शोषण करने की कोशिश करी। अब ये घटना के बाद जब ये घटना हुई तो उस समय क्या हुआ, उस समय ये बात सैनिकों को पता चली। तो 23 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से मना कर दिया। अभी आप देखना ये शुरुआत हुई है 1857 में 23 जनवरी। अब आप इन तारीखों का क्रम देखना कि किस प्रकार से 10 मई तक ये पहुंची थी।
भाई 23 जनवरी को पहले कहां पे विद्रोह शुरुआत हुआ? दमदम में, ठीक है। 26 फरवरी 1857 को बहरमपुर के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। भाई जब 23 जनवरी को भारतीय सैनिकों ने इसका विद्रोह करा तो अंग्रेजों ने इतना कुछ खास बोला नहीं, ठीक है। जनवरी गई, अब फरवरी आ गई 26 फरवरी। 26 फरवरी को बहरमपुर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया कि भाई हम भी इन कारतूसों को नहीं चलाएंगे। भाई उस टाइम कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम थोड़ी ना होता था कि भाई अभी यहाँ पे विद्रोह हुआ है तो वहां तक नॉलेज, मतलब वहां तक बात पहुंच जाएगी। तो भारत के जो यूपी बिहार वाला क्षेत्र था उधर से शुरू हुआ और धीरे 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 ये दिल्ली तक पहुंचा। अभी मैं आपको बताता हूँ ये विद्रोह कैसे शुरू हुआ। अब आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे ये विद्रोह यहाँ से शुरू हुआ था और धीरे 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 यह विद्रोह इस साइड तक आया। आप देख रहे हो कि दिल्ली यहाँ है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया और फिर यहाँ आया। तो सबसे पहले 23 जनवरी को दमदम जो एक इनका सैनिक अड्डा है वहां के सैनिकों ने इस कारतूस को चलाने से इनकार कर दिया। फिर 26 फरवरी को क्या हुआ? 26 फरवरी को दूसरे सैनिकों ने, जो बहरमपुर का जो सैनिक जो अड्डा था वहां के सैनिकों ने इनको इस कारतूस को चलाने के लिए मना कर दिया, ठीक है। जनवरी गई, फरवरी गई। 29 मार्च को 1857 को, अब यहां से मेन शुरू है। 29 ऑफ मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट, अक्सर आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पुट होता है कि भाई 1857 के विद्रोह में जो मंगल पांडे था वो किस रेजिमेंट का था? अब आप बोलोगे भैया रेजिमेंट क्या है, 34वीं रेजिमेंट क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी आपकी 12th क्लास है। 12th क्लास में आपके पास ह्यूमैनिटीज है, साइंस है, कॉमर्स है ना, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है। अब आपकी 12th क्लास है तो आपकी 12th क्लास कौन सी है? 12th ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ऐसे ही सैनिकों को अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिया जाता है, अलग अलग रेजिमेंट में बांट दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं, जैसे सिंपल सी बात है, अगर आपकी क्लास में आपकी क्लास 12th ई है, 12th ई ने अगर कोई स्कूल में कोई शोर शराबा मचाया या स्कूल के पंखों को तोड़ दिया या स्कूल के बोर्ड को कुछ तोड़ दिया, नुकसान पहुंचाया, तो ये बात पूरे स्कूल में फैल जाएगी कि भाई 12th क्लास की 12th ई ने फोड़ दिया और 12th ई ने ऐसी ऐसी हरकत करी है। तो एक पर्टिकुलर क्लास में एक पर्टिकुलर सेक्शन था उसका, उस क्लास के बच्चों के द्वारा ये किया गया। तो उसी प्रकार से जो सिपाही होते हैं उनकी भी एक रेजिमेंट होती है, उनको भी एक पर्टिकुलर सेक्शन में बांट दिया जाता है। जैसे कि 29 मार्च को 1857 को 34वीं, जी हाँ 34वीं 34वीं रेजिमेंट जो कि बैरकपुर में थी, जो मुर्शिदाबाद के निकट है, मतलब यूपी, जो कि बैरकपुर के मुर्शिदाबाद के निकट है, कि मंगल पांडे ने अपने साथियों का विद्रोह के लिए आह्वान किया। अपने साथियों को बोलो कि भाई ये जो पिस्तौलों को हमारे से यूज करवा रहे हैं, राइफल को यूज करवा रहे हैं, इस राइफल का हम विद्रोह करते हैं। उसने अपने साथियों को बोला, परंतु कुछ साथियों ने साथ दिया, कुछ ने नहीं दिया, और मंगल पांडे ने अपने साथियों का विद्रोह के लिए आह्वान किया और उसने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट हुरोसन को गोली मार दी। उस समय उस रेजिमेंट में दो अंग्रेज मुख्य अधिकारी थे, एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाग और दूसरा नाम था सार्जेंट हुरसी। तो इसमें क्या था, एक को गोली मार दी गई, मतलब एक की हत्या कर दी गई, और दूसरे को जब गोली मारी तो वो बच गया था। फिर क्या हुआ कि कुछ भारतीय सैनिकों ने मंगल पांडे को पकड़ लिया और अंग्रेजी हुकूमत के हवाले कर दिया। अब क्या हुआ, 9 मई 1857 को, अब आप यहां पे देखिए, सबसे पहले तारीख क्या थी, 23 जनवरी, उसके बाद 26 फरवरी, उसके बाद 29 मार्च, दमदम, बहरमपुर, फिर बैरकपुर, दमदम, बहरमपुर, बैरकपुर, 29 मार्च, 23 जनवरी, 26 फरवरी, 29 मार्च। फिर 9 मई 1857 को इनमें से 85 को बर्खास्त करके 10 वर्ष की सजा सुना दी गई। 9 मई 1857 को, ये तो पहले की बात है, मतलब ये तो बाद की बात है। इससे पहले क्या, 29 मार्च के बाद क्या हुआ भाई, मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी पे लटका दिया गया। अभी हमने जाना 23 जनवरी, 26 फरवरी, 29 मार्च और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी पे उसको लटका दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई।
24 अप्रैल को, 8 अप्रैल को लटकाया, 24 अप्रैल को 1857 को मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार ने सेना ने 99 सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। अभी हमने देखा भाई सबसे पहले ये शुरू हुआ था दमदम से, जो कि 23 जनवरी था। फिर 26 फरवरी में जब ये बहरमपुर में आया तो वहां के सैनिकों ने इनकार कर दिया। 29 मार्च को मंगल पांडे ने बैरकपुर में जो 2 अंग्रेज जो अधिकारी थे, ह्यूरो से था और एक लेफ्टिनेंट बाग था, उनकी हत्या कर दी। उसके बाद भारतीय सिपाहियों ने मंगल पांडे को पकड़ के अंग्रेजी हुकूमत के हवाले कर दिया। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई। इसके चलते इसके विरोध में 24 अप्रैल को कुछ भारतीय घुड़सवारों ने उन कारतूसों का विद्रोह करने शुरू कर दिया। उन्होंने ये बोला भाई हम इस कारतूसों को नहीं चलाएंगे क्योंकि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। अभी तक अंग्रेज सरकार भारतीय सिपाहियों को बोल रही थी भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं और आप अफवाहों पे विश्वास मत करो। ठीक है भाई, यहां तक की कहानी आपको क्लियर हुई। अब हम चलते हैं भाई, इतना समझ में आया। इतना समझ में के बाद अभी तक हमने जाना कि 24 अप्रैल को ये हुआ। अब इनमें से 99 घुड़सवारों को पकड़ लिया गया। आपने यहाँ पे देखा होगा 24 अप्रैल को 99 सिपाहियों को चर्बी लगे कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। ठीक है, इन्हीं 99 में से क्या हुआ, 9 मई 1857 को इनमें से 85 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया और 10 वर्ष की सजा सुना दी गई। भाई जो 99 घुड़सवार थे उनमें से 85 लोगों के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत ने केस दर्ज करा कि भाई ये तो हमारी बात ही नहीं मान रहे, तो एक काम करते हैं 85 लोगों को नौकरी से निकाल देते हैं, साथ के साथ इनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी और 10 साल की सजा सुना दी जाएगी। इतना समझ में आया। उनका सिर्फ दोष इतना था कि उन्होंने उस राइफल को चलाने से अब इनकार कर दिया। धीरे धीरे भारतीय सैनिकों में अंग्रेजों के खिलाफ एक रोष उत्पन्न होना शुरू हो गया था, एक विद्रोह उत्पन्न होना शुरू हो गया था कि भाई ये हमारे लोगों को ही मार रहे हैं, और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम इनकी पिस्तौल, इनकी बंदूक जो राइफल आई है उसको चलाने से हमने इनकार कर दिया। ठीक है जी, अब यहां बात शुरू होती है कि 10 मई को जब ये घटना हुई 9 मई को, अब उन 85 सैनिकों के सपोर्ट में अब वहां के और सैनिक आके खड़े हो गए कि भाई आज तुमने, अंग्रेजों ने इनके साथ ऐसा करा है, कल को अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे ये तो हमारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोली चला दी। अब यहां से कहानी मेन शुरू होती है आपके चैप्टर की। मुझे उम्मीद है कि इतनी आपको कहानी समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो 1 से 2 बार इस वीडियो को फिर से आप देखिएगा, तो आपको धीरे धीरे ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आपकी बुक में यहां से शुरू है कि 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात भारतीय सेना ने विद्रोहियों के खिलाफ अपनी आवाज, मतलब भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाई। अब ठीक है भाई, अब ये बात है कि सैनिकों को इतनी आवश्यकता क्यों हुई कि भाई उन्होंने अपने ही प्रशासन के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करी। इसके अब हम इतिहास पे चलने की कोशिश करते हैं। हमें इस चैप्टर को समझना है, रट्टा नहीं मारना, याद नहीं करना। हमें सिर्फ बेसिकली जानना है कि सैनिकों को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि भाई उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा कार्रवाई उठाने की कोशिश करी। अभी तक हमने जाना कि 23 जनवरी को दमदम में ये शुरू हुआ, तो अंग्रेजों ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया। 26 फरवरी को फिर ये बैरमपुर में शुरू हुआ। अंग्रेजों ने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है, आप इस कारतूसों का इस्तेमाल करिए। 29 मार्च को मंगल पांडे ने जब विद्रोह करा, 34वीं वो रेजिमेंट थी, तो मंगल पांडे को फिर 8 अप्रैल को फांसी हुई और 24 अप्रैल को 99 घुड़सवारों के खिलाफ मतलब विद्रोह कर दिया, जिसको 9 मई को उनको बर्खास्त कर दिया गया। आपको तारीखें याद नहीं करनी, बेसिकली आपको ये याद करना है कि किस प्रकार से ये विद्रोह ईस्ट
मतलब भारत के इस हिस्से से शुरू हुआ, भारत के इस हिस्से से शुरू हुआ ये है विद्रोह, और धीरे 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 ये दिल्ली तक आ पहुंचा। समझ में आया? अब इस विद्रोह के पीछे हम जानते हैं कि सैनिक कारण सिर्फ इतना ही था या और भी कुछ था। भाई सैनिकों को क्या जरूरत आ पड़ी थी कि भाई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बोलने की। आपने देखा होगा जब भी अगर कोई फाइट होती है तो फाइट के पीछे सिर्फ एक रीजन नहीं होता। मान लो आप हो, आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान होगा जो आपकी आंखों में खटकता है, परंतु आप सामने से उस पर फाइट नहीं करोगे, आप किसी मौके की तलाश करोगे कि बस अब वो मौका आया है, और आप पिछले पुराने जो रिवेंज थे, जितने पुराने जो आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ था, आप एकजुट करके उसके खिलाफ फाइट करने की कोशिश करोगे। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि सैनिकों में ऐसा क्या कारण था कि सैनिक विद्रोह हुआ। भाई यहाँ पे पहला कारण है, सिपाहियों में अधिकांश सिपाही ब्राह्मण और राजपूत समाज के थे। भाई हम सभी जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय जो भारतीय जो सिपाही थे उसमें ज्यादातर जो समाज के, ब्राह्मण समाज के और राजपूत समाज के ही सिपाही थे। तो हम कह सकते हैं जब ब्राह्मण और राजपूत समाज के सिपाहियों को गाय और सुअर की चर्बी खिलाने की कोशिश की जाएगी बंदूक की कारतूस के माध्यम से, तो डेफिनेटली वो विद्रोह करेगी। ये पॉइंट समझ में आया कि सैनिकों में ज्यादातर जो व्यक्ति थे वो ब्राह्मण और राजपूत थे। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि भारतीय सिपाहियों का वेतन बहुत कम था, उन्हें 7 रुपये महीना वेतन मिलता था। जी हाँ भाई, जैसे सिंपल सी बात है, मैं अगर बात करता हूँ, अगर आपकी क्लास में कोई अगर हिस्ट्री का एक टीचर है, उनको मान लो 2000 रुपये मिलते हैं एक महीने के, सपोज एक उदाहरण के रूप में, और दूसरा इंग्लिश का एक टीचर है या फिर दूसरी एक हिस्ट्री की एक और टीचर है, उनको 20,000 रुपये मिलते हैं। दोनों एक ही पोस्ट पे हैं, दोनों एक ही जैसे सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, तो इतना अंतर क्यों? भाई अंतर हुआ क्यों? क्योंकि वह जो दूसरी टीचर है जिसको 20,000 रुपये मिलते हैं वो एक स्पेशल कैटेगरीज से आती है, या फिर वो अंग्रेज है इसीलिए मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या था, अगर भारतीय और विदेशी मतलब यूरोपियन अगर व्यक्ति एक ही पोस्ट पे हैं और उन दोनों की सैलरी में जमीन आसमान का फर्क था। अगर जैसे सिंपल सी बात है, अगर भारत में कोई मान लो सब इंस्पेक्टर हैं उस टाइम पे, और कोई एक यूरोपियन व्यक्ति सब इंस्पेक्टर है उसी टाइम पे, तो दोनों की सैलरी में काफी अंतर आएगा। उस टाइम पे भारत में जो सिपाही थे उनकी जो महीने की इनकम जो सैलरी थी वो मात्र 7 रुपये थी, और यूरोपियन की उससे बहुत अधिक थी। शायद ये अब आपको अंतर समझ में आ रहा है। तीसरा अंतर हम देख सकते हैं कि भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के बीच का अनुपात 5/1 था। इट मीन्स क्या है, अगर मान लो 500 भारतीय सैनिक वहां पे हैं एक कैटेगरी में, तो उनमें 100 सैनिक सिर्फ यूरोपियन थे। हम देख सकते हैं कि ज्यादातर 1857 की क्रांति के समय भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी, यूरोपियन सैनिकों की संख्या कम थी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अब एक पॉइंट और है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई एक होती है सैनिक और एक होती है सेना, इन दोनों में अंतर है। सैनिक को हम सिपाही के नाम से भी जानते हैं, और सेना को हम आर्मी के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेज अपने सैनिकों के लिए जो कि यूरोपियन थे, अंग्रेज अपने सैनिकों के लिए जो कि यूरोपियन थे, उनके लिए वो शब्द यूज करते थे आर्मी, और भारतीय लोगों के लिए सेना मतलब सैनिक मतलब सिपाही। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं कह रहा हूं कि भाई आपके क्षेत्र में कोई, आपके घर के आसपास कोई मतलब सैनिक आया है, सैनिक का अर्थ होता है सिपाही, कोई जैसे कोई भी सिपाही हो सकता है। लेकिन जब आप सेना की बात करते हो, सेना का अर्थ होता है आर्मी, जो कि बॉर्डर पे जाके सुरक्षा करती है। तो सैनिक और सेना दोनों में अंतर है। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, भारतीय जो सैनिक जो भारतीय उस टाइम पे अंग्रेजी हुकूमत में कार्य करते थे, उनको वो सिपाही के नाम से संबोधित करते थे, और जो यूरोपियन लोग थे उनको वो सेना के नाम से संबोधित करते थे। इसी के साथ साथ है भारतीय सिपाहियों का पहला विद्रोह। अभी हम बात करेंगे 1857 की, लेकिन 1857 से पहले भी तो कुछ ना कुछ हुआ था। जैसे भारतीय सिपाहियों का पहला विद्रोह 1764 में तब हुआ, और उस टाइम पे 24 सिपाहियों को तोप से उड़ा दिया गया। अब यहां सुनो,
भाई भारतीय सिपाहियों का जो पहला विद्रोह हुआ था वो 1764 में हुआ, और उस विद्रोह में क्या हुआ, अंग्रेजी हुकूमत ने 24 भारतीय सिपाहियों को तोप के मुंह के ऊपर बांध के उसको तोप चला दी, और भारतीयों को, मतलब भारतीय सिपाहियों को उसमें अपनी जान गंवानी पड़ी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से कौन कौन है, जैसे मंगल पांडे है, इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ अभी हमें एक और बात पता हुई है कि सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह, अगर हम बात करते हैं, अभी हमने 1764 का एक विद्रोह देखा कि पहली बार हुआ, उसके बाद 1806 में एक और विद्रोह हुआ वेल्लोर में, यह माथे पर तिलक लगाने और पगड़ी बांधने पर रोक लगा दी। भाई 1806 में अंग्रेजी हुकूमत ने एक कानून को बनाया, उस कानून में बताने की कोशिश की गई कि भारतीय जो सिपाही हैं, अब कोई भी सिपाही अगर वो सेना में है, कोई भी सिपाही अपने माथे पे तिलक नहीं लगाएगा और अपने सर पे पगड़ी नहीं पहनेगा। अब भाई भारतीय सिपाहियों में ज़्यादातर जो सिपाही थे वो ब्राह्मण जाति के आते थे या तो वो क्षत्रिय समाज से आते थे, और ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के दोनों ही व्यक्ति अपने माथे पर तिलक लगाना और पगड़ी पहनना पसंद करते थे। लेकिन 1806 में अंग्रेजी हुकूमत ने एक ऐसे कानून बनाया कि भारतीय सिपाही किसी भी प्रकार का तिलक नहीं लगाएंगे अपने माथे पे और कोई भी पगड़ी नहीं पहनेगा, बल्कि उन अंग्रेजों ने कहा कि भारतीय लोगों को एक हैट दी जाएगी जिससे पता चल पाए कि ये सैनिक हैं, मतलब ये सिपाही हैं। तो उन्होंने भारतीय लोगों के लिए एक चमड़े की हैट को तैयार करा जिस पे चमड़े का एक तुर्रा लगा हुआ था। अब आप सभी जानते हैं कि भारतीय समाज में चमड़े को किस नज़रिए से देखा जाता है। चमड़ा अक्सर भारतीय समाज में और भारतीय लोगों के मन में ये विचार होता है कि जो चमड़ा है वो पैरों में पहना जाता है। एक चमड़े वाली चीज़ या चमड़े से संबंधित कोई भी चीज़ को अगर हम अपने सर के ऊपर सजाए या सर के ऊपर रखे तो ये भारतीयों के स्वाभिमान के साथ और भारतीय लोगों की धार्मिक भावना के साथ काफ़ी ज़्यादा छेड़खानी करने की कोशिश की गई। तो उस टाइम के जो सैनिक थे उनका मानना था ये जो चमड़े वाली जो हैट है या जो इस हैट में जो चमड़ा लगा हुआ है ये अस्वीकारनीय है, मतलब ये तो स्वीकारा ही नहीं जा सकता। तो अभी हमने पढ़ा कि 1806 में एक कानून पास हुआ, उसमें भारतीय सिपाहियों को तिलक लगाना और पगड़ी पहनने जैसी चीजों को मना कर दिया गया, जिस पर चमड़े का तुर्रा, और उनको बोला कि भाई अब आप एक हैट पहनोगे जिस पर चमड़े का तुर्रा लगा, पंख लगा हुआ होता था, अब वही वाली हैट पहननी है। इसके बाद क्या था, सेना ने एक अन्य धार्मिक विद्रोह 1824 में हुआ जब बैरकपुर में 47वीं रेजिमेंट ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया क्योंकि हिंदुओं के लिए समुद्र पार जाने का, यहाँ पे क्या बोला हुआ, यहाँ पे ये बोला हुआ भाई कि 1824 में फिर से सैनिकों ने एक विद्रोह करा। इस बार क्या हुआ था, 47वीं रेजिमेंट ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया। आज अगर आप देखोगे बर्मा, अगर हम यहाँ पे हैं, अगर मान लो बैरकपुर यहाँ है, बैरकपुर की 47वीं अगर जो रेजिमेंट है, 47वीं एक रेजिमेंट थी, अंग्रेजों को क्या करना था कि उस रेजिमेंट को लेके यहाँ से यहाँ पे जाना था। तो जब यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो वो समुद्र के रास्ते जाने की कोशिश करी और भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया, क्योंकि भारतीय सैनिकों और भारतीय परंपरा के अनुसार ये कहा जाता था कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति समुद्र पार करेगा या समुद्र में जाने की कोशिश करेगा तो वो अपवित्र हो जाएगा और समुद्र में विशाल राक्षस है जो उसको वापस अपने वतन नहीं आने देंगे। तो भारतीय लोगों का यही मानना था कि भाई हमें समुद्र में नहीं जाना। उसके बावजूद भी 1824 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को समुद्र के रास्ते बर्मा लेके गए। देखो क्या ये बात एक कहानी ही क्यों ना हो, चाहे ये एक स्टोरी हो, चाहे ये एक मनगढ़ंत कहानी हो, परंतु अगर एक बार पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी जो बातें चली आ रही है कि भाई कभी भी समुद्र में नहीं जाना, तो वो एक इंसान के माइंड के ऊपर एक छाप छोड़ जाती है कि भाई हो सकता है कि ये कहानी सत्य हो। तो भारतीय सैनिकों के मन में भी अब ये बात आ गई कि भाई ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तिलक लगाने से मना कर दिया, पगड़ी पहनने से मना कर दिया और अब ये हमें समुद्र में भी लेके जा रहे हैं। इतना पॉइंट आपको समझ में आया।
ये सभी मैं 1857 के विद्रोह के ऊपर आऊंगा, लेकिन यहां मैं आपको बता रहा हूं कि भाई सैनिक कारण क्या क्या थे। अभी हमने देखा 1764 वाला देखा, 1801 वाला देखा, फिर 1806 में क्या हुआ, 1824 में क्या हुआ। अब हम बात करते हैं, इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं तत्कालीन कारण की। तत्कालीन कारण मैंने आपको बताए थे भाई कि एक बंदूक थी जिसका नाम था इनफील्ड बंदूक, और उसके कारतूसों को चलाने से पहले मुंह से छीला जाता था। अब अगर आपका क्वेश्चन आए कि 1857 की विद्रोह में जो सैनिक कारण थे वो क्या क्या कारण थे, आपके पास कितने सारे कारण हैं भाई। उनकी सैलरी में असमानता है, उनको बंदूक ऐसी दी जिसमें चलाने से पहले उनको दांतों से और मुंह से छीलना पड़ता था। इसके बाद है ये घटनाएं बता दी मैंने। इसके साथ ही साथ वेतन में असमानता, और जो सैनिकों की जो संख्या थी उनमें भी असमानता थी। अब हम बात करते हैं यहाँ की। इतना अभी हमने पढ़ा था। 10 मई 1857 को यह विद्रोह शुरू हो गया था, और विद्रोह शुरू होने के बाद 11 मई 1857 को ये विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? ये विद्रोह शुरू हुआ था मेरठ से। अक्सर आपसे क्वेश्चन पुट किया जाएगा कि 1857 का विद्रोह का शुरुआत कहां से हुई। 9 मई को तो सैनिकों को पकड़ के 85 सैनिकों को पकड़ के बर्खास्त कर दिया था और 10 साल की सजा सुना दी। ठीक है, 10 मई को यह विद्रोह शुरू हो गया। अब मेरठ अगर आप देखोगे मैप पे, अगर आप मेरठ देखते हो तो भाई मेरठ दिल्ली के बिल्कुल साथ में है। देखो जी, ये है मेरठ है और ये है दिल्ली। मेरठ से जब ये जो सैनिक चले दिल्ली की ओर, 10 मई को चले और 11 मई को ये दिल्ली पर पहुंच गए। जब ये दिल्ली पर पहुंचे तो इन सैनिकों ने क्या करा, उस टाइम पे दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय, जी हाँ, बहादुर शाह जफर द्वितीय का शासन था। जब ये सैनिक मतलब अंग्रेजों को मारते हुए दिल्ली आए, 11 मई को ये दिल्ली पर पहुंचे, और इन्होंने बहादुर शाह जफर जिस लाल किले में रहते थे वहां पे आके बहादुर शाह जफर को बोला कि भाई आप हमारी इस विद्रोह में आप हमारा साथ दो, और अंग्रेजों के खिलाफ हमने आवाज उठाई है, और आप अब हमारे एक नेता बन जाओ, ताकि इस विद्रोह को एक अच्छा मजबूत चीज मिल पाए, और मजबूती के साथ अब पूरे भारत में से हम अंग्रेजों को मार भगाएंगे। अब बहादुर शाह जफर जस्ट अभी अभी अपनी नमाज पढ़ के उठा था, जब उसको आवाज सुनाई दी कि भाई उसके महल के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और विद्रोह कर रहे हैं, और बार बार बहादुर शाह का नाम ले रहे हैं, सुल्तान का नाम ले रहे हैं। तो वो इंसान जो कि बूढ़ा था, जस्ट अभी अभी नमाज पढ़ के उठा ही था, वो उठ के आता है और देखता है कि बहुत सारे भारतीय सिपाही इकट्ठे हो रखे हैं, और उनके पास जो तलवारें हैं, जो बंदूकें हैं, उन्होंने भारत में से अंग्रेजों को हटाने का निश्चय कर लिया। बहादुर शाह जफर ने उन सिपाहियों को समझाने की कोशिश करी कि भाई हम अंग्रेजों से नहीं जीत पाएंगे, तो आप कृपया करके आप वापस चले जाओ। परंतु उन सिपाहियों ने ये बोला नहीं, अब हम इनको मार के ही दम लेंगे। अब बहादुर शाह जफर ने क्या करा, ठीक है चलो, उनका मानना था कि चलो मैं इस विद्रोह को एक्सेप्ट कर लेता हूं, अगर मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा तो बेचारे इन सभी लोगों को, सभी भारतीय सिपाहियों को अंग्रेज मार देंगे। तो उन्होंने क्या करा, उसको एक्सेप्ट कर लिया। उनका मानना था कि भाई जब अंग्रेज इनको मारेंगे तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा और मैं बोल दूंगा कि भाई माई बाप, इनसे गलती हो गई है, आप इनको छोड़ दो। आखिरकार वो तो भारत का एक राजा है, मतलब मुगल, अंतिम मुगल सुल्तान है। तो अंग्रेज कहीं ना कहीं बहादुर शाह की बात को समझेंगे और भारतीय लोगों पे तरस खाएंगे, और उस हद तक सजा नहीं देंगे जो कि देनी चाहिए थी। ठीक है, अब भाई जब धीरे धीरे ये बात आसपास के गांवों को पता चली, आसपास के राज्य को, राजाओं को पता चली कि विद्रोहियों में तो विद्रोह का जो नेता चुना गया है वो था बहादुर शाह जफर, जो कि हमारा मुगल जो सुल्तान है। ठीक है भाई, इससे आसपास के राजा, आसपास के साहूकार, आसपास के जो रजवाड़े थे वो भी इन विद्रोहियों के साथ मिलना शुरू हो गए। अब हम बात करते हैं कि उस टाइम के राजनीतिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे। अभी हमने सैनिक कारण की बात करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 भी लेके आता हूँ, और पार्ट 2 के साथ साथ पार्ट 2 में हम कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।
अगली क्लास तक जय हिंद जय भारत।